हेलो, हर हर महादेव। मैं हूं झलक पंडित, आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं उनके विषय में जानते आ रहे हैं, अध्याय के विषय में जानते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम कल श्री गणेश कर चुके थे अध्याय 3 का। तो आज इसी से इसे जो जहां तक हम कल पढ़ चुके हैं उससे आगे की ओर बात करेंगे, जिसका प्रारंभ होता है धारा 34 से। तो धारा 34 क्या बात करती है? पेन ले लेते हैं, फिर हम बताते हैं क्या बात करती है। धारा 34 बात करती है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 34 कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातों के विषय में जो धारा 34 बात करती है, कोई भी ऐसा कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बस यही रहेगा कि कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसा कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के तहत किया जाता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ जब भी दिया जा सकता है जब पार्टी ना भी चाहती हो, किंतु ध्यान ये रखना है कि वो विधिक तरीके से न्यायालय की दृष्टि में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत वो पक्ष आता हो। अब बात करते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो किन किन लोगों को और कहाँ कहाँ वो दिया जा सकता है। धारा 35 के अंदर ही आ जाएगा। कलर थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये दो प्रकार से मिलता है हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। एक मिलता है मानव शरीर के विरुद्ध, दूसरा मिलता है संपत्ति के विरुद्ध। जो मानव शरीर के विरुद्ध मिलता है, जैसे डेथ, तो धारा 38 इसका व्याख्यान करेगी। मृत्यु से भिन्न हानि, धारा 39 इसका व्याख्यान करेगी। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आरंभ होना व बना रहना, धारा 40 इसका व्याख्यान करेगी। वहीं इसके विपरीत अगर हम संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करें तो धारा 41 डेथ को लेकर बात करेगी। धारा 42 बात करेगी संपत्ति के ही साथ मृत्यु से भिन्न हानि, और 43 बात करते कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आरंभ होता है, वह कब बना रहता है। संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, ये संपत्ति के विरुद्ध, संपत्ति गलत लिखा गया, इसको हम ठीक किए देते हैं अभी। विरुद्ध अपराध, चोरी, लूट, आपराधिक अत्याचार, रिश्ती, डकैती, गृह अत्याचार, ये सारी जो अपराध होते हैं ये सभी संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में आते हैं। शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। ये कहता है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले, मानव शरीर के, व्यक्ति के शरीर पे, ह्यूमन बॉडी जो है उस पे जो प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। दूसरा कहता है कि ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध हैं, या जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, उसकी रक्षा करें। ये बात हो गई धारा 35 की, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि शारीरिक जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध कौन से हैं, कौन सी धारा उसका व्याख्यान करती है, और संपत्ति के विरुद्ध अपराध कौन से, कौन कौन सी धारा उनका व्याख्यान करती है। अब आ जाइए धारा 36, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध अपराध, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा को हमें लिख देते हैं, प्राइवेट डिफेंस भी बोलते हैं। प्राइवेट डिफेंस ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पागल है और या मत्तता में है, नशे में है या बालकपन में है, उसके विरुद्ध भी व्यक्ति को वही पीडी, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त है जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के विरुद्ध हमें होता है। अगर एक विकृत चित्त व्यक्ति है, ये लिख दिया हमने, ये सामने खड़े हुए इन भैया को गोली मार रहा है क्योंकि ये विकृत चित्त है, इनको जानलेवा हमला कर रहा है। ये समझ लीजिए, यहाँ विकृत चित्त व्यक्ति इन भैया पे जानलेवा हमला कर रहा है। यहाँ विकृत चित्त व्यक्ति भले ही किसी कृत्य का दोषी नहीं है, किंतु इन भैया को वही अधिकार प्राप्त है जो इन्हें स्वस्थ व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हो। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे आ जाओ, धारा 37, ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कैसे कार्य हैं वो है कि प्राइवेट डिफेंस, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो कभी भी प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट नहीं मिल सकती। जैसे ए और ये है बी,
इसमें ए ने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, प्राइवेट प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में जो बी पे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमला किया। अभी बी ने कहा कि इसने मुझ पे हमला किया, मैंने भी अपने प्राइवेट अधिकार में, जो प्राइवेट डिफेंस का मेरा अधिकार है, उस पे मैंने भी इसको पलटवार में उस अपने अधिकार से हमला किया। तो यहाँ ये बी को गलत समझा जाएगा, क्योंकि प्राइवेट पीडी का जो अधिकार है उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध व्यक्ति को पीडी नहीं मिल सकता। प्राइवेट डिफेंस के विरुद्ध ही प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल सकता। ये बात हो गई। एक बहुत मुख्य तथ्य यहाँ रहेगा कि यदि ए बी के पीछे भाग रहा है उसको शूट करने के लिए, उसको गोली मारने के लिए, यहाँ पे पुलिस वाले अंकल आते हैं और ए को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो बी के पीछे भाग रहा है उसको शूट करने के लिए। जैसे ही पुलिस वाले अंकल ने ए को अपनी गिरफ्त में लिया, वैसे ही बी का जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो खत्म हो जाता है। 37 की धारा 2 बात करती है कि एक चोर को घर में लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। अब एक लोग क्या कर रहे हैं कि उस पे मिट्टी का तेल डाल के उसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं। समझना कि आग लगाकर मारने का प्रयास कर रहे हैं मिट्टी के तेल से। तो ये चोर ने क्या किया, चोर अपनी जान बचाना चाहता और चोर ने उनमें से एक व्यक्ति की हत्या कर दी। चोर ने उस घर में से, उन सब लोगों में से एक व्यक्ति की अब जब हत्या कर दी, तो यहाँ पर चोर को पीडी मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, और मात्र वो चोरी के अपराध के लिए चोरी का अपराधी समझा जाएगा, क्योंकि चोरी के अपराध में किसी को मिट्टी का तेल से छिड़क के आग लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये पीडी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा कि घर वाले कहने लगे कि हमारे घर में चोरी करने आया था इसलिए हम उसको जलाने लगे। ये कोई बचाव का तथ्य नहीं है। और चोर यदि अपनी जान बचाने के लिए घर में किसी एक व्यक्ति की हत्या कर देता है तो चोर मात्र चोरी का ही अपराधी होगा, हत्या का अपराधी नहीं होगा। धारा 38 बात करती है जहां हमला शब्द से हो और हाव भाव शारीरिक चरित्र से भी हमें हमला प्रतीत होता नजर आए। जैसे एक केस लाया गया अमजद खान बनाम स्टेट। इसमें देखा गया कि अपने व अपने परिवार की मृत्यु की रक्षा के लिए सिंधियों को इसमें मार डाला गया। और दूसरा केस लो है कि यशवंत राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसमें देखा गया कि एक अवयस्क माइनर बच्ची के साथ 35 वर्षीय जो व्यक्ति है वो सेक्सुअल एक्ट कर रहा है। एक अवयस्क जो एक माइनर बच्ची है उसके साथ एक 35 वर्षीय जो व्यक्ति है, एक युवक है, वो उसके साथ सेक्सुअल एक्ट यहाँ कर रहा है। यहाँ जो गुड़िया है, बच्ची माइनर है, इसके फादर साहब आ गए, फादर साहब आ जाते हैं। अभी क्या हुआ, फादर साहब जो आ गए, इन्होंने क्रोध में आके इसकी हत्या कारित कर दी। इसकी जब इन्होंने हत्या कारित कर दी तो यहाँ पे फादर साहब को पीडी मिलेगा कि वो उनकी छोटी बच्ची के साथ सेक्सुअल एक्ट कर रहा था। इसी के तहत उन्होंने क्रोधवश उसकी हत्या। और 38 का डी बोलता है कि अप्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से भी हमला होगा तो उसमें भी प्राइवेट डिफेंस मिलता है। व्यापरण और अपहरण के आशय से किया गया हमला, और एफ कहता है इसका सदोष परिरोध, और लास्ट में जी बोलता है अम्ल फेंकने या देने का कृत्य अथवा प्रियतन। अम्ल फेंकने का तात्पर्य होगा किसी के चेहरे पे, किसी के शरीर पे अम्ल फेंकना। अम्ल देने का कृत्य है, देना अर्थात उसको देना, पीना, उसको पिलाना। इस चीज से ये देना और फेंकना दोनों अलग चीज हो जाती है। या तो ऐसा कृत्य करना अथवा ऐसा प्रयत्न करना परिणाम स्वरूप घोर उपहति कारित हो जाए, तब भी ये रहेगा, पीडी रहेगी तब भी। 1 मिनट बस जरा, धारा 39 पे आ जाते हैं हम यहाँ। तो धारा 39 क्या बात करती है, धारा 39 का हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। धारा 39 बहुत ज्यादा ध्यान से समझने योग्य रहेगी। इसमें हमें ये देखना है कि ए का पर्स चुराकर बी भागा। अब ए भी उसके पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन जैसे बी भीड़ में घुस गया और ए हार थक के घर वापस आ गया, तुरंत ए का जो पीडी का जो अधिकार है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बी के विरुद्ध जो ए के पास है वो खत्म हो जाता है। दूसरी चीज हमें कैसे, जैसे ए के घर से ए का फोन चुरा के बी भागा, ए ने जाके पुलिस कंप्लेंट की। कंप्लेंट में क्या होता है कि जो पुलिस अधिकार है उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी, तो भी ए का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। बी के विरुद्ध ए का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यहाँ देखना है कि जो पुलिसकर्मी है उन्होंने जो बी के विरुद्ध जो एप्लीकेशन है कि फोन चुरा के भागा है वो अनदेखी कर दी।
कार्रवाई नहीं की, तो तब इस कंडीशन में ए के पास अधिकार रहेगा कि वो ए के पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब जीवित रहेगा। ऐसी अवस्था में ए के पास अधिकार जीवित रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। और साथ ही इसके अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ए का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। ये चीज हमें अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। और एक चीज हम यहाँ देख लेते हैं, ध्यान देने योग्य रहेगा वो भी। ये हम देख चुके हैं कि ए अगर बी का पीछा कर रहा है और बी भीड़ में खो गया, जैसे ही ए ने हार मान ली और हार थक के घर वापस आया, वो अपना पीडी का जो अधिकार है वो वहीं पे खो चुका है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है, ए ने बी को मारने के लिए गन निकाली, ए ने बी को मारने के लिए गन निकाली, जैसे ही वो उसको मारने के लिए उसको गन दिखाता है, तब तक बी के पास पीडी का अधिकार है कि वो उसकी हत्या कारित कर सकता है बदले में। लेकिन जैसे ही ए ने वो गन वापस रखी अपनी जेब में, तुरंत से बी के पास वो अधिकार खत्म हो जाता है। ये एक बात रखनी कि तब तक हम, जब तक व्यक्ति भय में रहता है, भय में रहता है, खौफ में रहता है, तो तब तक वो पीडी का जो प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है वो भी बना रहता है। ये भी एक बात हमें ध्यान रखनी है। धारा 40, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय पैदा हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया गया हो और ना किया गया हो। वह तब तक बना रहता है जब तक शारीरिक संकट की आशंका बनी रहती है। ये कह रहा है कि जैसे ही व्यक्ति को ये खौफ हो गया कि ये मुझे शारीरिक क्षति कारित कर देगा, तभी एकदम उसके पास पीडी का अधिकार पैदा हो गया, और जब तक ऐसी आशंका बनी रहेगी व्यक्ति के पास पीडी का जो अधिकार है, प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है, वो बना रहेगा। यहाँ पे बात करेंगे धारा 41 की। तो धारा 41 क्या बात करती है? धारा 41 बात करती है कि यदि कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ चीजें रहेंगी जैसे लूट और रिश्ती, गृह अतिचार और गृह भेदन, और गृह भेदन सूर्यास्त से पूर्व और पश्चात है, पश्चात। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसमें क्या है कि मृत्यु कारित करने तक का जो अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा का होता है वो मृत्यु कारित करने तक का अधिकार होता है, और ये हमें यह चीज ध्यान में रखते हुए चलनी है। अब हम बात करेंगे धारा 43 के विषय में, जो बात करते हैं कि संपत्ति की संकट की युक्त आशंका प्रारंभ होती है। धारा 43 बात करती है कि संपत्ति के संकट की, ये बात संपत्ति की चल रही है। अब शारीरिक संकट तो हम पीछे छोड़ चुके हैं, शरीर के विरुद्ध जो प्रतिरक्षा का अधिकार है, अब आ गई संपत्ति की बात। संपत्ति के संकट की युक्त आशंका आरंभ होती है। कब आरंभ होती है? जब एक तो चोरी के विरुद्ध, कब अपराधी संपत्ति सहित पहुंच से, कब विरुद्ध जो है चोरी के विरुद्ध, कब जो है मतलब ये चोरी के विरुद्ध कब समाप्त हो जाएगी? अपराधी संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो तो पीढ़ी खत्म हो जाएगा। संपत्ति बरामद हो जाती है तो खत्म हो जाएगा। लोक प्राधिकारियों की सहायता, लोक प्राधिकारियों से सीधा संबंध आप पुलिस वालों से समझिएगा। पुलिस वालों की सहायता अगर व्यक्ति को मिल रही है तो भी उसका चोरी के विरुद्ध जो प्राइवेट डिफेंस है वो खत्म हो जाए। लूट के विरुद्ध, अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति सदोष अवरोध कारित करता रहता है, या करने का प्रयत्न अथवा तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल व्यक्ति को अवरोध का भय बना रहता है, तब तक पीढ़ी बना रहता है। गृह अतिचार अथवा रिष्टि, जब तक व्यक्ति, जब तक कोई अपराधी गृह अतिचार अथवा रिष्टि का अपराध कारित करता रहता है, तब तक उसके विरुद्ध ये पीढ़ी का अधिकार बना रहता है। सूर्यास्त के पश्चात अथवा पूर्व गृह भेदन से आरंभ हुआ और गृह अतिचार होता रहता है, तब तक व्यक्ति के पास पीढ़ी का अधिकार बना रहता है। जो धारा 44 है अंत में वो क्या बात करती है? धारा 44 कहती है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, यहाँ ये ऐसे रहेगा। एक चोर को भीड़ ने पकड़ लिया, बाजार में चोर चोरी करके भाग रहा है, चोर पकड़ा जाता है, पकड़ा गया, बाजार में चोरी करके भाग रहा था, भीड़ ने इसको घेर लिया है। अभी जब उसने भीड़ को घेर लिया तो
जो वो चोर है वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब कर सकता है? जब वो भीड़ में गोली चलाएगा, किसी दूसरे पे वार करेगा, तभी तो उसे निकलने का रास्ता मिलेगा, तभी वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। तो अभी इसमें इस चोर ने क्या किया, उस भीड़ में बच्चे भी हैं, अभी उसने गोली चलाई, बच्चों को गोली अगर लग जाती है, उस शिशुओं को गोली अगर लग जाती है, तो यहाँ भी उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ही मिलेगा। और जो क्या है, जो चोर है समझा जाएगा कि अपराधी नहीं है, उसने अपने प्राइवेट डिफेंस में आके ये कृत्य कारित किया है, ऐसा समझा जाएगा। और देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है अभी आपको बताने से। वैसे जहां तक हमें ज्ञात है तो हमने चीजें आपको बता दी हैं, बहुत सारी चीजें हम आपको बताते हुए चले हैं, जो भी हमें लगा कि ये आपको पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, वो हमने आपको प्रत्येक चीज बताई है। तो हाँ, कुछ छूटा है नहीं। यही स्लाइड्स खत्म हो जाती हैं आज की। तो इसी के साथ आज का जो चैप्टर 3 था, जो चल रहा था, साधारण अपवाद, जो चल रहा था, जनरल एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, साधारण अपवाद, तो वो आज खत्म हो चुका है। इसका हम अंत कर चुके हैं। कल हमने शुरू किया था, आज हम इसको खत्म कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों के माध्यम से समझ रहे हैं। तो आप सबसे मेरा बस यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अपना चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते जाइए। हर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, नई धाराओं के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।